हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में, जहां हम आज पढ़ने वाले हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स डी फार्म सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट है, जिसमें हम चैप्टर 1 जो है कुछ उसका पढ़ चुके थे। जो भाग रह गया था वो आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो इसमें जो है चैप्टर 1 जो कि चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें फार्माकोथेरेपेटिक्स का इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन ये और क्या क्या इसमें होता है, ये सभी चीजें हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इसी में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इसमें पढ़ना है। इसको ये जो है पूछा जाता है पेपर्स में कि शॉर्ट नोट लिखिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे। तो उसी के बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है और इसके टाइप्स पढ़ने हैं, या फिर कह लें इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये चीजें आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम। तो जानते हैं पहले एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होता क्या है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को हिंदी में बोलते हैं आपको साक्ष्य आधारित चिकित्सा। मतलब कि जैसे कि कोई भी डॉक्टर रहते हैं, तो वो अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो उनको क्या पहले से कोई भी ड्रग अगर वो चूज करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो पहले से क्लिनिकल ट्रायल से होके पास होके तब वो आती हैं तक, क्योंकि उसका जो है क्लिनिकल ट्रायल करने पर जो है ड्रग का इफेक्ट क्या रहेगा या एडवर्स इफेक्ट क्या रहेगा या साइड इफेक्ट जो भी है वो क्या रहेगा, पूरा डाटा वो जो पहले है एनालिसिस या पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद जब किसी भी पेशेंट पर ट्रायल करते हैं तो जो है पेशेंट जो है उसको ट्रीट कर पाते हैं उसकी डिजीज को। तो इसमें क्या है, इसमें यही चीज बताया गया है कि एविडेंस मतलब कि जैसे कि किसी भी कोई ड्रग ले लेते हैं, जैसे कि हम पैरासीटामोल ले लेते हैं। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में आज हम जानेंगे। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को हिंदी में बोलते हैं साक्ष्य आधारित चिकित्सा। मतलब कि अगर इसकी हम बात करते हैं कि कोई भी चिकित्सा या कोई भी थेरेपी हम कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले कोई साक्ष्य होना चाहिए या फिर कोई एविडेंस होना चाहिए जिसके वजूद पर हम उस बीमारी का ट्रीट कर सकें। जैसे किसी बीमारी को हमने ट्रीट किया, तो उस या किसी बीमारी को ट्रीट किया गया है, जैसे कोई नई ड्रग आती है तो उसका पहले क्लिनिकल ट्रायल होता है जीव जंतु पे, बाद में मनुष्यों पे होता है। तो क्या होता है, उसका एक डाटा लिखा जाता है कि इसमें क्या साइड इफेक्ट आए हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट आए हैं, क्या उसका यूजेज कितने दिन बाद उसको फायदा हुआ है, या कितने समय बाद उसको क्या दिक्कत हुई है। ये सभी जो है डाटा पूरा पूरा लिख लिया जाता है। या कुछ एक रिसर्च पेपर होते हैं जिससे हम पढ़ के उस दवा के बारे में पूरी जानकारी ले पाते हैं। तो इसमें क्या है कि उसी चीज को अगर पढ़कर हम किसी पेशेंट पर ट्राई करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो जल्दी से ट्रीट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और भी जैसे मॉडर्न ड्रग आ रही हैं, तो उनका भी क्या होता है कि नए रिसर्च पेपर आते रहते हैं। उनमें जो है ये उनका जो भी डाटा रहता है पूरा, वो पूरा उसमें लिखा हुआ होता है। उसको अगर डॉक्टर पढ़ते रहेंगे समय समय पे, तो वो मॉडर्न जो ड्रग का डाटा रहेगा वो उनको दिमाग में रहेगा, तो जिससे पेशेंट को और जल्दी ट्रीट कर पाएंगे। ठीक है, तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मेनली मतलब तो यही रहेगा। और उसके बारे में अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन रेफर टू इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच दैट यूजेस साइंस, इंजीनियरिंग, बायोस्टैटिक्स, epidemiology technique like meta-analysis, decision analysis, risk benefit analysis, and randomized controlled trial to deliver the right care at the right time to the right patient। मतलब कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन वो चीज है जिसको हम यूज करते हैं साइंस में, इंजीनियरिंग में, या बायोस्टेटिक्स में, या एपिडेमियोलॉजी टेक्निक में, या फिर मेटा एनालिसिस डिसीजन में, या फिर रिस्क बेनिफिट एनालिसिस। ये जो भी रहते हैं ड्रग से रिलेटेड, जैसे पेशेंट पे हम कोई भी ड्रग देते हैं, तो उसमें जो चीजें आती हैं उन चीजों को ट्रीट करने में, जिसे जो सिम्टम्स आते हैं उनको ट्रीट करने में हमको यहाँ से डाटा पहले से ही मिल जाता है। ठीक है, तो ये मेनली और क्या है, ट्रायल टू डिलीवर द राइट केयर एट द राइट टाइम टू द पेशेंट। मतलब कि पेशेंट को मेनली इसका एम यही रहता है कि पेशेंट को जो है सही ट्रीटमेंट मिले और सही समय पर ट्रीटमेंट मिले। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का यही मेनली एम रहता है। ठीक है, इसके बाद तो ईवीएम का यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट टाइप में, कि इसमें क्या डॉक्टर क्या चाह रहा है और पेशेंट क्या चाह रहा है, उस चीज को यहाँ पर बहुत ही नॉर्मली समझाने की कोशिश की गई है। जैसे कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, तो इसमें पेशेंट वैल्यू मतलब व्हाट द पेशेंट वांट, पेशेंट जो है वो चाह क्या रहा है, कि उसको सिम्टम क्या है, उसको पहले तो हम सिम्टम जानेंगे, उसको दिक्कत क्या है, मेनली उसको प्रॉब्लम क्या रहेगी, तो वो चीज पहले हम उसको एनालिसिस करेंगे। उसके बाद है बेस्ट रिसर्च एविडेंस व्हाट द लिटरेचर से, मतलब कि जो हम डाटा पढ़ रहे हैं रिसर्च पेपर से या पुराने बुक्स से, नई बुक्स आती रहती हैं, वहां से पढ़ते रहते हैं, तो लिटरेचर क्या कहना चाह रहा है उस ड्रग के बारे में, इसे पार्टिकुलर ड्रग के बारे में उसने पूरा रिसर्च पेपर तैयार किया, तो उसमें उसने क्या चीज बताना चाह रहा है वो चीज हम देखेंगे। और तो और क्लिनिकल एक्सपर्टीज व्हाट द क्लिनिशियन नोन, मतलब कि जो डॉक्टर रहेगा या फिर जो जैसे जो प्रिस्क्राइब करेगा ड्रग,
वो जो है वो उस बीमारी के बारे में या उस पेशेंट के बारे में, जो पेशेंट उसके पास आया हुआ है उसके बारे में वो क्या जानना है कि उस बीमारी उसके उसकी जो बीमारी है उसके बारे में कितना उसको जानकारी है। ये चीज पहले, ये सभी चीजों की जानकारी जो है या सभी चीजों का जो हम डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे वो सब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो मेनली अगर साफ शब्दों में बोला जाए कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है, तो मतलब कि किसी भी ड्रग को हम ट्रायल कर रहे हैं तो उसका पहले एविडेंस हमारे पास मौजूद है। उसके एविडेंस में जैसे कि हमको पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीटमेंट मिला है, कितने दिनों में फायदा मिला है, क्या उसको साइड इफेक्ट आए हैं, क्या उसको एडवर्स इफेक्ट आए हैं, ठीक है, और तो और कितने दिन बाद उसको फायदा मिला है, या फिर उससे और कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ गया, और कोई बीमारी साथ में तो नहीं आ गई। तो ये सभी चीज का डाटा एक पहले से ही रखा होता है, वो चीज हम डिस्कस पढ़ लेते हैं। ठीक है, और तो और एक चीज और बता देते हैं, जैसे कि आपको बुखार है तो बुखार में और भी बहुत सारी दवाएं रहेंगी चलने की, लेकिन अब जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं तो वहां पर अगर हम ये ये हम कंफर्म कर पाते हैं या हम श्योर कर पाते हैं कि ये वाली ड्रग ही इस पेशेंट को बुखार में दी जा सकती है, ये बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी, या ये दवा जो है बुखार को उसके ट्रीट करने में फायदेमंद रहेगी। मेनली यही जानते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से। फिर इसके कुछ स्टेप हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के स्टेप हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या है। स्टेप है, 5 स्टेप हैं ईबीएम के। जो बीबीएम हम ट्राई करते हैं तो उसके लिए 5 स्टेप हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कि हम मतलब कि एक डॉक्टर कैसे क्या ये ईबीएम जो है करता है, प्रोसीजर कैसे करता है, वो चीजें देख लेते हैं। ये क्लिनिशियन टेक्स फॉलोइंग 5 स्टेप इनकॉर्पोरेट ईबीएम इन देयर प्रैक्टिस। ईबीएम जो है अपनी कार्य प्रणाली को शामिल करने के लिए चिकित्सक निम्नलिखित 5 चरण अपनाते हैं। पहला स्टेप है आस्क अ क्लिनिकल क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई अ की प्रॉब्लम। मतलब कि पहला स्टेप में यही रहता है कि अगर डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है तो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम है, वो सिम्टम बताएं, क्या क्या दिक्कत आपको आ रही है, ये सभी चीजें आपको उसमें पता करना होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए इसमें क्या है, द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, थेरेपी, कंसल्टेशन इज कन्वर्टेड इनटू आंसरेबल क्वेश्चन। मतलब कि जो पेशेंट रहेगा वो अपनी बताएगा कि क्या क्या हमको दिक्कत है, तो आप उस डिजीज के बारे में आपको बताना पड़ेगा और कैसे आपको उसको प्रिवेंट करेंगे, उसको डायग्नोज कैसे करेंगे, उसमें क्या दवाएं चलाएंगे, क्या थेरेपी रहेगी, क्या ये सभी सलाह उसको हम देंगे। फर्स्ट स्टेप में यही रहेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप है सेकेंड स्टेप है आपका एक्वायर द बेस्ट एविडेंस पॉसिबल। मतलब कि मेडिकल नॉलेज, मतलब कि स्टेप सेकंड में जो है हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको जो बेस्ट एविडेंस या बेस्ट नॉलेज आपको प्राप्त हो, मेडिकल नॉलेज प्राप्त हो, कि जिसे दवा देना है तो उसका अच्छे से अच्छा आप कहीं से रिसर्च पेपर से या बुक्स से या फिर आगे चल के जो बुक्स आ रही हैं, नए नए मॉडर्न बुक जो आती है नई नई साइट से, मेडिकल साइंस की साइट से, वहां से पढ़ के आप उस ड्रग का जो है डाटा प्राप्त करके तब उस पेशेंट पे ट्राई करेंगे। ठीक है, द बेस्ट एविडेंस विच आंसर दैट क्वेश्चन इज ट्रैक डाउन द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पिरामिड वाज डिजाइन पिरामिड। स्टेप 2, अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 है आपका एक्वायर द बेस्ट एविडेंस पॉसिबल मेडिकल नॉलेज। मतलब कि जो बेस्ट एविडेंस है वो मेडिकल नॉलेज से हमको प्राप्त करना होता है स्टेप 2 में। मतलब कि जो कोई पेशेंट आया, उसको ये डिजीज है, तो उसके जब डिजीज हम जानेंगे तो उसको हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा अच्छा नॉलेज हमको कहीं से मिले, या रिसर्च पेपर से मिले, या कोई गूगल साइट्स हैं मेडिकल साइंस की वो वहां से मिले, या मेडिकल साइंस की कुछ बुक्स हैं वहां से आप ज्यादा से ज्यादा डाटा प्राप्त करेंगे, उसको रीड करेंगे और फिर उसके बाद उसका पेशेंट पे आप ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है द बेस्ट एविडेंस विच आंसर दैट क्वेश्चन ट्रैक डाउन। मतलब कि जो इस एविडेंस है उसका क्वेश्चन जो है नीचे ट्रैक डाउन किया गया है। द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पिरामिड वाज डिजाइन टू लेट क्लिनिशियन टू कंपेयर द क्वालिटी बिटवीन वेरियस सोर्स एंड एविडेंस। मतलब कि जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का पिरामिड यहाँ पर एक नीचे डिजाइन किया गया है, जिसमें कि हम कंपेयर कर लेंगे क्वालिटी क्या है, वेरियस सोर्स ऑफ एविडेंस, और जो दवा दे रहा है उसमें क्या कंपेयर है, ये चीजें हम नीचे डिस्कस करते हैं। वो पिरामिड देखते हैं कैसा है। 7 से आधारित पिरामिड एक बना हुआ है, जो कि हमने बताया कि स्टेप 2 में जो हमको इससे पूरी जानकारी मिलेगी। ये कुछ लेवल या फेज बनाए गए हुए हैं, उससे आपको डिटरमाइन करता है या उसको बताता है कि कैसे क्या ट्रायल करना है, कैसे किस समय पर क्या देना है, दवा देना है। या फिर कह ले कि कोहार्ट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, जैसे कि एक ही तरह के जब पेशेंट आते हैं तो उसमें कैसे दवा ट्राई किया गया है, वो चीजें उसका अध्ययन करते हैं। ये सब केस कंट्रोल स्टडी, मतलब कि जैसे कि कोई पेशेंट आया, किसी को हाइपरटेंशन है, तो
उस पर क्या क्या उस पर जैसे क्या क्या सिम्टम आए हैं, क्या क्या दवाएं चली हैं, हाँ, तो उसका साइड इफेक्ट क्या रहे हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट रहे हैं, ये सब डाटा जो है जिसमें हम पढ़ेंगे वो केस कंट्रोल स्टडी में पढ़ेंगे, और तो और कैसे उसको ट्रीट किया गया हाइपरटेंशन को, और क्या थेरेपी चली है, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे केस कंट्रोल स्टडी में। और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या एक्सपर्ट ओपिनियन, मतलब कि जैसे कि कुछ साइंटिस्ट रहते हैं, जैसे किसी ड्रग की खोज करते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद क्या होता है कि जो और भी कुछ इंफॉर्मेशन नोट में दी हुई होती है कि इस ड्रग को इतने समय में यूज करें, इस ड्रग को इसको जैसे किसी चीज को किसी से एलर्जी है तो वो चीजें सभी पॉइंट्स हैं अलग से दिए हुए होते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की तरह। ठीक है, ये सभी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये एक पिरामिड है, ये भी एक अच्छा तरीका है कि जिससे कि ड्रग को जो है कैसे क्या देना है या फिर प्रोवाइड कराना है, ये सभी चीजें इसी में डिस्कस कर लेंगे हम। तो उसी में एक वर्ड था कोहार्ट या फिर लॉन्गिट्यूडिनल और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, जिसको हिंदी में है कोहार्ट या अनुदैर्ध्य महामारी विज्ञान अध्ययन। इसमें क्या होता है, इन अध्ययनों में एक विस्तारित समय अवधि में प्रतिभागियों का एक बड़ा समूह शामिल होता है, मतलब कि एक लंबे समय में एक से ज्यादा जो पेशेंट होते हैं उनका समूह जो है शामिल होता है, और पेशेंट को जो होता है सेम डिजीज होती है, सेम सिम्टम होते हैं, यह देखने के लिए कि उनके जोखिम उनके परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं, कि जैसे जो उनके डिजीज है वो उनके जब हम दवा कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहे हैं, कैसे क्या क्या प्रभावित कर रहे हैं उस ड्रग को, तो ये चीज देखते हैं। कोहार्ट अध्ययन उपयोग उन संदिग्ध जोखिम कारकों के प्रभाव का आकलन करने के लिए किया जाता है जिन्हें प्रयोगात्मक रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, मतलब कि जो हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं, नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उनको उनके लिए किया जाता है। जैसे कि फेफड़ों के कैंसर पर धूम्रपान का प्रभाव, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि फेफड़ों पर कैंसर पर धूम्रपान का प्रभाव रहता है, तो इसको हम प्रैक्टिकली जो है नहीं नियंत्रण कर सकते हैं, तो यही चीज इसमें बताया गया है। इसके बाद आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 आपका है अप्राइज द एविडेंस इट शुड बी एप्लीकेबल टू द पॉपुलेशन एंड क्वेश्चन आस्क्ड, मतलब कि ये साक्ष्य का मूल्यांकन करना है और यह जनसंख्या से पूछे गए प्रश्न पर लागू होना चाहिए। ये एक तीसरा स्टेप है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, कि इसकी वैधता सत्य के साथ निकटता, प्रभाव आकार और उपयुक्तता नैदानिक अभ्यास में उपयोगिता के लिए साक्ष्य का गंभीर रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मतलब कि जैसे कि इसकी वैधता जो है कि किसी ड्रग को जब किसी पेशेंट पे दे रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव रहेगा, क्या क्लिनिकल जब नैदानिक क्लिनिकल ट्रायल जब हम उपयोग करते हैं तो उसका जो गंभीर रूप से क्या इफेक्ट आ रहा है उसको हम मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, फिर चिकित्सकों को प्रश्न में ज्ञान की समीक्षा करके साक्ष्य की वैधता का निर्धारण करना चाहिए। फिर वे ये निर्धारित करते हैं कि सबूत वैध है या नहीं और लागू करना चाहिए कि नहीं। फिर जैसे हम ये चीज जब ट्रायल कर लेते हैं उसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये जो हम एविडेंस उससे प्राप्त कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं, वैध है कि नहीं, ये चीजें इसी में प्राप्त कर लेते हैं। स्टेप 4 आपका है अप्लाई द एविडेंस टू डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस, दैनिक नैदानिक अभ्यास के लिए साक्ष्य लागू करें, मतलब कि रेगुलर हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, जो रेगुलर क्लिनिक देख रहा है, क्लिनिशियन पेशेंट को देख रहा है, तो उसमें कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वो जो एविडेंस बेस्ड है वो सब लागू करें उसी में। तो महत्वपूर्ण मूल्यांकन नैदानिक विशेषज्ञता के साथ और रोगी के जीव विज्ञान मनोपरिस्थितियों के साथ एकीकृत है। सबूत के बाद मूल्यांकन चरण पास हो जाता है और दवा के अभ्यास मान जुड़ जाता है। मतलब कि स्टेप 4 ये होगा कि रेगुलर की जो लाइफ रहती है डॉक्टर्स की, वो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर पढ़ें, तो वहां से जो स्टडी एविडेंस डाटा मिले वो कोशिश करें कि पेशेंट पर रेगुलर ट्रीटमेंट लागू करें। फिर स्टेप 5 का प्रदर्शन का आकलन करें, मतलब कि असेस द परफॉर्मेंस, मतलब कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है उसका आकलन करें, कि इसे हम पेशेंट को दवा तो दे दी है, उसका क्या परिणाम आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या सिम्टम्स उसके बाद आ रहे हैं, वो सभी चीजों का आकलन करें। और यही चीज जो चीज जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको भी नोट डाउन करें। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद हम ईवीएम जो है, ईवीएम का हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस रहेगा ये चीज देख लेते हैं। जैसे कि ईवीएम हेल्प्स द हेल्थ सिस्टम टू अचीव द फॉलोइंग 3 एम्स, मतलब कि जो ईवीएम है वो स्वास्थ्य प्रणालियों को क्या एम प्राप्त करने के लिए हेल्प करेगा, वो चीजें हम देख लेते हैं।
जैसे कि पहला है, चूंकि विभिन्न वैज्ञानिक ज्ञान प्रकाशित होते रहते हैं, कि मतलब कि विभिन्न साइंटिफिक नॉलेज या आर्टिकल जो होते हैं प्रकाशित होते रहते हैं, इसीलिए चिकित्सकों को चिकित्सा की सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधुनिक होना मुश्किल लगता है। कि जैसे कि किसी डिजीज के बारे में कोई साइंटिस्ट ने ये लिख दिया आर्टिकल में, किसी डिजीज किसी पेशेंट किसी साइंटिस्ट ने दूसरा आर्टिकल लिख दिया, कुछ डिफरेंट कर दिया उससे, तो जो होते हैं जो डॉक्टर रहते हैं वो कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि ये वाला सही है कि ये सही है। इसलिए जो है ईबीएम क्या आता है, ईबीएम में चिकित्सकों को मानकीकृत साक्ष्य आधारित प्रोटोकॉल पर अपडेट करने की मदद करता है। मतलब कि जो इसलिए ईबीएम जो है एक एविडेंस बेस्ड एविडेंस देता है कि आप लोगों को क्या ट्रीट करना चाहिए। कि जैसे कि नहीं एक दो तीन आर्टिकल आ रहे हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं कि आप इससे इसको ट्रीट करिए, इस डिजीज को इस पे ट्रीट करिए, इस मेडिसिन को ट्रीट करिए। तो इसमें जो एबीएम ने यही हेल्प कर दी है कि आपको एक एविडेंस दे दिया है, या फिर कह ले कि एक साक्ष्य दे दिया है कि आप यही ड्रग ट्रीट करिए और ये आपसे ये डिजीज को आप ट्रीट कर पाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, निर्णय सहायक तंत्र, अनियमित प्रोटोकॉल, डेटा वेयरहाउस भंडारण और परिष्कृत विश्लेषण जैसी बेहतर तकनीक के साथ स्वास्थ्य देखभाल स्टाफ के पास डेटा और ज्ञान तक बेहतर पहुंच है। ठीक है, तो इसमें जो होता है, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं हम, इंपॉर्टेंस में हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। ईबीएम इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड वैल्यू। मतलब कि जो पारदर्शिता है या जवाबदेही है या मूल्यों में सुधार है, ये ईबीएम जो है सुधार कर रहा है। मतलब कि पेयर, एम्प्लॉयर एंड पेशेंट्स आर ड्राइविंग द नीड द हेल्थ केयर इंडस्ट्री टू शो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड वैल्यूज। मतलब कि हाई क्वालिटी, मतलब कि उच्च गुणवत्ता और न्यूनतम संभव लागत में सुरक्षित देखभाल। ये ईबीएम का मेन वो है, एम है या इंपॉर्टेंस है कि ये जो है उच्च गुणवत्ता की जो दवाएं देते हैं और कम से कम कॉस्ट में ये ट्रीट करने में मदद करते हैं। चौथा पॉइंट है ईबीएम इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर बिकॉज clinicians have assessed the previously untapped data and best practice against agreed upon by peers। मतलब कि ईबीएम जो है क्वालिटी ऑफ केयर, मतलब कि केयरिंग की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो पहले से डाटा उपलब्ध होता है, और तो और जो उनके साथ में कार्य कर रहे हैं डॉक्टर लोग, वो भी उस चीज पर सहमत रहते हैं, तो उससे जो है बहुत ही अच्छी केयर कर ले रहे हैं पेशेंट्स की। फिर है फिफ्थ पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इंटरेस्ट इन ईबीएम इट इज दैट इट वर्क्स। मतलब कि जो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि ईबीएम क्यों ट्राई कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये वर्क कर रहा है, ये एक अच्छा वर्क दे रहा है, ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट दे रहा है, जिससे ये वर्क कर रहा है, जिससे ये लोग इस पे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। अलॉट ऑफ डाटा सो इफ हेल्थ सिस्टम यूज द बेस्ट क्लिनिकल एविडेंस एंड एक्सपर्टीज इंश्योर द ट्रीटमेंट एंड कॉन्सिडेंट विद पेशेंट वैल्यूज। मतलब कि जो कि इसमें बहुत सारा डाटा है जो कि शो कर रहा है कि बेस्ट क्लिनिकल एविडेंस दे रहा है, और तो और एक अच्छा एक्सपर्टीज जो साइंटिस्ट हैं वो भी लोग इससे सहमत हो रहे हैं और अच्छी गाइडलाइंस दे रहे हैं, या ट्रीटमेंट को फॉलो करने के वो दे रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि आप ऐसे फॉलो करिए। तो इससे जो है अच्छा जब रिजल्ट मिल रहा है, तो परिणाम जब अच्छे मिल रहे हैं, तो ये लोग ट्राई भी कर रहे हैं कि हाँ ज्यादा से अच्छे से जब पॉइंट मिल रहा है, अच्छे से जब रिजल्ट मिल रहा है, तो वो लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं इस चीज में, ईबीएम में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, मतलब कि आवश्यक दवाओं की सूची। इसके बारे में हम डिस्कस आगे के लेक्चर में करेंगे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, या फिर कुछ दवाओं के नाम लिखिए जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में आते हैं, या फिर डिफिनीशन पूछ लेगा, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की डिफिनीशन बताइए। तो ये जो है आपको आगे के लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। और वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, और वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।